हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज बाज़ार में इतनी भयंकर गिरावट क्यों हुई, निफ्टी इतना ज़्यादा क्यों लुढ़क गया, सेंसेक्स इतना ज़्यादा क्यों गिर गया। पीछे के कुल 6 कारणों को हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सब चीज़ को आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। और सीधे काम की बात करते हैं। सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़क गया, निफ्टी भी ज़्यादा 300 पॉइंट के आसपास टच कर चुका था लुढ़कने में। इसके पीछे क्या कारण है? 6 बड़े कारण हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है, आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का जो डेटा है, आपको पता है ना, आरबीआई की तरफ से अभी रेपो रेट को फिर से 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया था। और उसमें जो 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 अनुमान लगाया गया था, जो फोरकास्टिंग करी थी आरबीआई ने, वो अपने आप में कहीं ना कहीं डराने वाली बात थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इंडिया के अंदर जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा है मई के महीने का 13 जून को आने वाला है। इन्फ्लेशन ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल में अप्रैल से ज़्यादा ही आने को आ सकती है इस बार, क्योंकि अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन 7.79% थी और इस बार उम्मीद है कि उससे कहीं ज़्यादा आएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही एक डराने वाली सिचुएशन है। मार्च के महीने में जो अब रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा था इंडिया में 6.95% था। ठीक है, तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स को ये बात कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी डर के रूप में सता रही है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप देखें तो आज फ्राइडे को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आने वाला था। हालांकि उसको लेकर के अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर लोगों की बहुत ही शार्प पैनी नज़र बनी हुई है, क्योंकि 10th आगे आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका के अंदर जो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है वो रिलीज़ किया जाएगा। महंगाई के आंकड़े ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादा आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है वो इंटरेस्ट रेट को 0.5% और बढ़ा सकता है, 0.5% और बढ़ा सकता है। ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि दुनिया भर में अगर रेट इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स, कंपनियों की कमाई के अंदर सीधे सीधे नेगेटिव असर पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कमाई लोगों की घटेगी, लोगों के ऊपर लोगों को लोन लेना बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो एक तरीके से ये अच्छा, यहाँ पे देखिए तीसरे पॉइंट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक का भी ऐलान किया गया है कि ये भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। 2011 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने जा रहा है। और इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर के जो एक्सपेक्टेशन थी, इन्होंने डाउन कर दिया है, उसको घटा दिया है। और ऐसा बताया गया है कि जुलाई में होने वाली जो मीटिंग होगी उसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो आप खुद देखिए, इंडिया के अंदर 50 बेसिस प्लस 40 बेसिस 90 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ा दिया गया। अमेरिका में महंगाई को लेकर के इतनी ज़्यादा चिंता है, वहाँ पे भी 0.5% रेट और बढ़ जाएगा ऐसा माना जा रहा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से। खुद ही आपको आप खुद ही देख सकते हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल एक सबसे बड़ा कारण है। क्रूड ऑयल में फिर से हमें उछाल देखने को मिला है। इसका प्राइस $120 पर बैरल के हिसाब से के ऊपर भी पहुंच चुका है। यूक्रेन क्राइसिस जो है उसका अभी भी हल निकल नहीं पा रहा है, कोई सलूशन नहीं निकल पा रहा है। दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से उसका सीधा सीधा असर क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ रहा है। और इसको लेकर के जो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पिछले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ कर के 1.8% यानी $42.81 अरब पहुंच चुका है, पहुंच जाने की उम्मीद है, अनुमान है ऐसा। इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी, ये 5वां पॉइंट है। आरबीआई की पॉलिसी के अंदर अगर आप देखें तो आप ध्यान से देखें तो आरबीआई ने क्या कहा है, इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकने के लिए रेपो रेट में अगर हमें बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार बढ़ाएंगे, क्योंकि रेपो रेट को बढ़ा करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आरबीआई का सीधा सीधा बोलना है। और पिछले 34 दिनों में ही वो 90 बेसिस पॉइंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट ऑलरेडी बढ़ा चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको रेपो रेट पता होगा। रेपो रेट का मतलब दोस्तों होता है कि कोई बैंक, कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई बैंक है, जैसे मान लीजिए कोई आपका बैंक है, एक्सिस बैंक है आपका, आप एक्सिस बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। एक्सिस बैंक क्या करता है, मान लो एक्सिस बैंक आरबीआई से लोन लेता है,
शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, तो वो जो लोन होता है वो आरबीआई फ्री में तो देगा नहीं एक्सिस बैंक को। रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। यानी आरबीआई जब लोन देता है बैंक्स को तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स के लिए ये खतरा है, क्योंकि बैंक्स को महंगे दाम पे आरबीआई से लोन मिलेगा। फिर बैंक्स क्या करेंगे, उसको अपने कस्टमर्स को, हम जैसे और आप जैसे लोगों को लोन देंगे तो वो महंगे दाम पे देंगे, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। तो हमारी और जेब के ऊपर सीधा सीधा इसका हथौड़ा पड़ रहा है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, कोरोना के मामले में आजकल जो नंबर्स उछल रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से मार्केट ने अपना असली रूप आज दिखाया। और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख ही रहे थे, पिछले 2 दिन 3 दिन से तो हम देख ही रहे हैं, जब से ये एमपीसी की मीटिंग चल रही थी 6, 7, 8 पूरा ख़राब गया, मतलब डाउनफॉल देखने को मिला। हालांकि उससे पहले थोड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन वो रिकवरी जितनी हुई उससे ज़्यादा तो नुकसान हो गया। बहरहाल दोस्तों, अगर आप देखें तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट में ह्यूज क्रैश देखने को मिला, और इस क्रैश के पीछे का कारण मैंने आपसे डिस्कस किया। अमेरिका का डॉ जोन्स और S&P 500 के अंदर भी बहुत भयंकर गिरावट आई थी थर्सडे के दिन। आप देख सकते हैं जाकर के, वहाँ से वो भी एक मार्केट में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एशियन मार्केट जो है, आप एक तरीके से ग्लोबल मार्केट अगर आप देखें तो उसको एक टर्म होता है दोस्तों, स्टैगफ्लेशन। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो पूरा ग्लोबल तरीके से ना पूरी दुनिया भर में इन्फ्लेशन का ख़तरा जो है मंडरा रहा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया भर का एक ख़तरा जब मंडराएगा तो फिर ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से उनके ऊपर उनको डर लग रहा है, ख़तरा लग रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत ही नेगेटिव है। क्योंकि दुनिया भर के जितने भी FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपना पैसा अभी इस समय क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और निकालने की वजह से मार्केट में आपको फॉल देखने को मिल रहा है। स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कोशिश करी आसान से आसान तरीके से समझाने की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।